हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के बारे में, जिसे आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलते हैं। और ये देखेंगे कि जब हम किसी क्लोज सिस्टम के लिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो वर्क डन कितना होता है और हीट कितनी ट्रांसफ़र होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है क्या। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का एग्जाम्पल लेंगे। तो ये मेरे पास सिलेंडर है और इसमें पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन फ्री है मूव करने के लिए और इस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है। ये हमारे पास गैस भरी हुई है। तो ये गैस का प्रेशर माना कि P1 है, टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है। तो ये जो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम हम लोग लिख रहे हैं, तो ये इस गैस की क्या है, पार्टिकुलर स्टेट पे प्रॉपर्टी है। और हमें पता है कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को प्रॉपर्टी के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये P1 T1 वॉल्यूम क्या है, स्टेट 1 पे इसकी प्रॉपर्टी है। अब जब इन्हीं प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो हम कहते हैं कि प्रोसेस परफॉर्म हुई है। अब हमें देखना है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कैसे परफॉर्म होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल हीट सोर्स लेते हैं। ये हमारे पास एक हीट सोर्स है, ये हीट सोर्स। इससे हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं। तो हमें पता है कि जब हम इस गैस को हीट देंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, तेजी से भागेंगे और ये ज़्यादा तेजी से इस पिस्टन को हिट करेंगे। तो जब ये पिस्टन को ज़्यादा तेजी से हिट करेंगे तो इस पिस्टन के पार्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा फोर्स लगेगा और ये सिलेंडर के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन क्या करेगा, ये थोड़ा ऊपर मूव कर जाएगा, क्योंकि ये पिस्टन फ्री है। बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जैसे ही इसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा पिस्टन क्या करेगा, हल्का ऊपर मूव कर जाएगा। तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर कंटिन्यूअस हम हीट देते जा रहे हैं। जब हम हीट देते जाएंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, बढ़ती जाएगी और ये क्या करेंगे, पिस्टन को और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ हिट करेंगे। जैसे यहाँ पर फोर्स क्या करेगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर इसमें बढ़ता जाएगा। तो ये पिस्टन क्या करेगा, ऊपर मूव करता जाएगा, ये ऊपर मूव करता जाएगा, ऊपर मूव करता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई जितनी हीट हमें ट्रांसफर करनी है हम कर चुके होंगे। तो ये पिस्टन क्या करेगा, एक पार्टिकुलर स्टेट पे आके रुक जाएगा। ये पार्टिकुलर स्टेट पे रुक जाएगा। जहां पिस्टन ये रुकेगा हम उसको देंगे स्टेट 2। ये स्टेट 1 पे था, स्टेट 1 पे था तो वहां पर प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था, वॉल्यूम V1 था। हमने इसको हीट दी। जब हीट दी तो अंदर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। उन्होंने ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ पिस्टन को हिट किया, जिससे इसके अंदर का प्रेशर बढ़ा। अब जब प्रेशर बढ़ा तो ये प्रेशर, क्योंकि बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक था, अंदर का प्रेशर ज़्यादा हुआ, जैसे ही प्रेशर डिफरेंस होगा पिस्टन मूव कर जाएगा। तो जैसे पिस्टन मूव कर जाएगा तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ऐसे ही हीट कंटिन्यूअस ट्रांसफर होती रहेगी और पिस्टन क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा। जैसे सिलेंडर के अंदर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट बना रहेगा और पिस्टन एक इनिशियल स्टेट 1 से फाइनल स्टेट 2 पर पहुंच जाएगा। तो हम जब इस स्टेट पे देखेंगे तो यहाँ जो प्रेशर P2 है ये इनिशियल प्रेशर P1 के बराबर होगा, क्योंकि पूरी प्रोसेस में प्रेशर चेंज हुआ ही नहीं है। जितनी बार प्रेशर बढ़ने की कोशिश किया है पिस्टन ऊपर मूव कर गया है। जितनी बार प्रेशर बढ़ने की कोशिश किया है हर बार पिस्टन ऊपर मूव करता चला गया है। तो यहाँ पर तो प्रेशर तो हमें पता चल गया कि P2 जो होगा यहाँ पर वो इनिशियल P1 के बराबर होगा और यहाँ का टेम्परेचर T2 हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो हमें दिख भी रहा है कि भाई वॉल्यूम इनिशियल स्टेट में इतना था और जब ये पिस्टन यहाँ पहुँच गया तो फाइनल स्टेट में क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, वॉल्यूम क्या है, बढ़ गया है। तो ये प्रोसेस क्या हुई, परफॉर्म हो गई। अब क्वेश्चन उठता है कि प्रोसेस कैसे परफॉर्म हो गई। प्रोसेस ऐसे परफॉर्म हो गई क्योंकि ये इनिशियल स्टेट 1 पे था, तब प्रॉपर्टी P1 T1 और V1 थी। ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट 2 पे पहुंच गया तो वहां पर टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या हुए, चेंज हो गए, लेकिन प्रेशर क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो हमने देखा कि भाई ये प्रोसेस कैसी हुई, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, क्योंकि एक इनिशियल स्टेट से सिस्टम फाइनल स्टेट यानी स्टेट 2 में पहुंच गया और उस पूरी प्रोसेस में प्रेशर चेंज नहीं हुआ। तो जब भी हम सिस्टम को इस तरीके से चेंज करेंगे कि भाई इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंच जाए और उस दौरान प्रेशर चेंज ना हो, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस।
तो हमें यह तो पता चल गया कि प्रोसेस 1 to 2 हुई है और उस प्रोसेस में प्रेशर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन दो प्रॉपर्टी चेंज हुई हैं। वॉल्यूम चेंज हुआ है, वॉल्यूम यहां से यहां पहुंच गया है, और टेम्परेचर भी चेंज हुआ है। तो जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर किस तरीके से चेंज होते हैं। तो इसको सबसे पहले स्टडी किया था चार्ल्स ने। चार्ल्स, ये साइंटिस्ट का नाम है। इसको सबसे पहले चार्ल्स ने स्टडी किया था और पाया था कि जब आप किसी गैस पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस परफॉर्म करते हो तो वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप प्रेशर को क्या रखो, कांस्टेंट रखो, तो आप पाओगे कि वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमें यहाँ दिख भी रहा है कि जब हम हीट सोर्स से इस गैस को हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी। जैसे क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है ये हमें फील हो रहा है, और वॉल्यूम इनिशियल स्टेट से फाइनल पहुंच गया, मतलब वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो चार्ल्स ने एक्सपेरिमेंटली ये दिखाया था कि आप कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को हीट करिए या फिर प्रोसेस परफॉर्म करिए। तो जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसे बोलते हैं चार्ल्स लॉ। तो ये हमें बताता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब प्रोसेस 1 to 2 परफॉर्म करेंगे, प्रोसेस 1 to 2 परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए हम लोग गैस इक्वेशन लिख सकते हैं। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। इसको वॉल्यूम को नीचे ले आइए, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो ये क्या है, ये गैस इक्वेशन है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। ये कहलाती है गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब साथ ही साथ हम लोग प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम भी एनालिसिस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम हम लोग क्यों एनालिसिस करते हैं। तो हमें पता है कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम का जो एरिया होता है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। वाई एक्सिस पे ले लेते हैं प्रेशर और एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं वॉल्यूम। तो हमें पता है कि जो गैस थी उसका इनिशियल प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था। तो इसे स्टेट 1 मान लें, यहाँ पर 1 इस तरीके से। तो यहाँ कुछ इसका प्रेशर रहा होगा और यहाँ क्या होगा, इसका वॉल्यूम रहा होगा इस तरीके से। तो यहाँ प्रेशर हमने मान लिया इसको P1 और इसको वॉल्यूम मान लिया V1। तो हमें पता है कि जब हमने इसकी हीटिंग की थी तो ये पिस्टन क्या कर रहा था, ये मूव करता जा रहा था स्लोली स्लोली ऊपर। तो वॉल्यूम क्या कर रहा था, बढ़ता जा रहा था, पर प्रेशर क्या रह रहा था, कांस्टेंट रह रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम देखो बढ़ता जाएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था और स्प्रेड जा रहे हैं तो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एक फाइनल स्टेट पे पहुंच जाता है। इस स्टेट का हम लोगों ने नाम दिया था स्टेट 2। तो ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म हुई थी, ये प्रोसेस परफॉर्म हुई थी 1 to 2। ये सारे स्टेट्स को मिला दो तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट ये कि प्रोसेस मिल जाएगी इस तरीके से। प्रोसेस का डायरेक्शन ये एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 to 2 प्रोसेस हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर हमने देखा कि भाई 1 था और कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, तो स्टेट 2 पे आ गई। तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, P1 और P2 क्या है, आपस में बराबर है। और वॉल्यूम हमने देखा तो वॉल्यूम चेंज हो गया, जब हमने वॉल्यूम देखा तो यहाँ वॉल्यूम मिला V2। तो ये जो प्रोसेस परफॉर्म हुई है 1 to 2, तो इसके नीचे का जो ये एरिया है ये रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को जब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस परफॉर्म कराएंगे। तो ये एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब देख लेते हैं कि भाई वर्क डन कितना होगा जब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन
क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन का फार्मूला हमें पता है, हम लोग लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डीवी, या फिर डब्ल्यू 1 to 2 इंटीग्रेशन पी डीवी। 1 to 2 मतलब प्रोसेस 1 to 2 परफॉर्म हुई है। हम लोग डेल्टा डब्ल्यू इसलिए लिखते हैं क्योंकि वर्क है पाथ फंक्शन, हम इसे चेंज के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, और पाथ फंक्शन के लिए या अमाउंट के लिए हम लोग डेल्टा यूज करते हैं, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है W1 to 2 इंटीग्रेशन पी डीवी। प्रोसेस कहां से कहां परफॉर्म हुई है? 1 to 2 इंटीग्रेशन 1 to 2 पी डीवी। तो इसमें चेंज क्या हुआ है हमारा? वॉल्यूम और पी कांस्टेंट है, वॉल्यूम 1 से 2 चेंज हुआ है, तो इंटीग्रेट इसको कर देंगे, पी डीवी का हो जाएगा वी, लिमिट लगा देंगे 1 to 2, तो ये हो जाएगा पी V2 माइनस V1, W1 to 2। तो ये वर्क डन का फार्मूला है जब हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, तो उस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस करने के दौरान हमें इतना वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा या इतना वर्क डन हमें मिलेगा। अब ये जो वर्क डन हमें मिला है, तो हमने बताया था कि जब आप प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम को स्टडी करेंगे तो हमने बताया था कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम का जो एरिया होता है प्रोसेस में, वो एरिया वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। हम इसे देख भी सकते हैं क्योंकि ये हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है, ये देखिए ये इस तरीके से रेक्टेंगल बन रहा है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होगा? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में किए गए वर्क डन के बराबर होगा। तो ये एरिया कितना होगा? ये हाइट ले लें, हाइट इंटू विथ, हाइट कितनी है? हाइट है प्रेशर के बराबर, P1 लिख दो या P2 लिख दो या सिर्फ P लिख दो। अब ये क्या है? विथ कितनी? चौड़ाई V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, तो किसके बराबर हो गया? W1 to 2। हमने बताया था कि इस तरीके से या तो आप सॉल्व कर लीजिए, और ये आपको डायरेक्ट भी क्या करेगा, ये एरिया आपको वर्क डन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। तो ये तो हमारा फार्मूला आ गया वर्क डन का प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में। अगर ये हमारी आइडियल गैस है, क्या है हमारी? अगर आइडियल गैस है तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन बताती है PV इज इक्वल टू N R बार T। ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। P हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R बार होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T होता है टेम्परेचर। N क्या है? N है नंबर ऑफ मोल्स। अब क्वेश्चन उठता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स एक सिंपल सा नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। जैसे हमारे पास 1 डजन होता है, 1 डजन का मतलब होता है 12। वैसे ही अगर जो आपको कोई कहता है कि 1 मोल मॉलिक्यूल या 1 मोल एटम, तो उसका मतलब होता है वो कह रहा है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल या एटम। और ये R बार हमारा क्या है? R बार ये है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब क्वेश्चन उठता है कि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर किलोमोल केल्विन। तो ये R बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर किलोमोल केल्विन। तो हम लोग इसको मास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो मोल होता है N, वो होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसका मास और किसका मॉलिक्यूलर वेट। तो भाई आप जिस गैस की स्टडी कर रहे हो उसका मास और उसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको हम लोग लिखते हैं, मास को लिखते हैं स्मॉल m से, मॉलिक्यूलर वेट को लिखते हैं कैपिटल M से। तो मोल की जगह पर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। इस वाले को हम लोग दे दें इक्वेशन 1, इसको दे दें इक्वेशन 2। तो क्या कर दें, ये n की जगह पर m अपॉन कैपिटल M लिख दें। तो PV क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू R बार इंटू T। PV इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं m इंटू R बार अपॉन m इंटू T। तो R बार जो होता है अपॉन m, ये होता है R के बराबर। R क्या होता है?
आर होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आर बार अपॉन एम इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये है क्या? अब ये हमने बताया था कि ये जो आर बार होता है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू ये फिक्स होती है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। बट ये जो आर होता है ये पार्टिकुलर गैस के लिए होता है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट गैस स्टडी करोगे, जैसे नाइट्रोजन स्टडी कर रहे हो या हाइड्रोजन स्टडी कर रहे हो या फिर ऑक्सीजन स्टडी कर रहे हो, तो सबके लिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, आर बार अपॉन एम को आर से रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इस वाली में, पीवी इज इक्वल टू आर एम है, आर बार अपॉन एम को लिख देंगे आर इंटू टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। इसको इक्वेशन दे देंगे 3। अब हम लोग क्या करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी हमें पता चल गया कि आइडियल गैस इक्वेशन है, तो पीवी इज इक्वल टू एमआरटी को क्या करेंगे, स्टेट 1 और 2 के लिए लिखेंगे और उसकी वैल्यू वर्क डन में रख देंगे। तो इससे हमें मिलेगा क्या, इससे हमें वर्क डन का फार्मूला टेम्परेचर के फॉर्म में मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करें, स्टेट 1 और 2 के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखें। फॉर स्टेट 1 मतलब जब गैस यहां पर थी, ये पिस्टन यहां पर था, तो उसके लिए ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी, P1V1 इज इक्वल टू एम तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, इंटू T1 फॉर स्टेट 2। स्टेट टू मतलब जब पिस्टन यहां से यहां हो गया, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस परफॉर्म हो गई, तो उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, P2V2 इज इक्वल टू MRT2। अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो वर्क डन का हमारा फार्मूला है W1 to 2 इज इक्वल टू P ब्रैकेट में V2 माइनस V1, अब इससे क्या करेंगे, P1V1 की जगह पर MRT1 और P2V2 की जगह पर MRT2 लिखेंगे। तो इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, W1 to 2 PV2 माइनस PV1, P से ब्रैकेट ओपन कर दिया है, PV2 माइनस PV1। तो P को जो है P1 P2 लिख दो या फिर सिर्फ P लिखा रहने दो। हमने बताया था कि P1 P2 सब क्या है, बराबर हैं, तो इसको हम लोग चाहें तो लिख दें P2V2 माइनस P1V1, क्योंकि हमने बताया था कि भाई P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P है। तो हम लोग क्या करें, P2V2 को रिप्लेस कर दें MRT2 से, तो आ जाएगा W1 to 2 मतलब वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2 हो जाएगा MRT2 माइनस MRT1। तो MR कॉमन ले लो, आ जाएगा T2 माइनस T1 1 to 2। तो ये वर्क डन का फार्मूला है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में टेम्परेचर के फॉर्म में। तो ये वाला हमारा फार्मूला किसके फॉर्म में था, ये वॉल्यूम के फॉर्म में। मतलब जब हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो, तो हमें प्रेशर, इनिशियल प्रेशर दिया हो और इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दिए हो, तो हम लोग डायरेक्ट वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या दिया है, मास दिया है, दैट मीन्स जो गैस कंटेनर में रखी हुई है उसका मास पता है, आर तो गैस के लिए हमें क्या होगा, नोन होगा, और इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पता है, तो हम लोग वर्क डन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हीट ट्रांसफर कितनी होगी। हीट ट्रांसफर तो हीट ट्रांसफर हम लोग देखेंगे कि भाई जो हमने यहां पर हीट ट्रांसफर की है इस सिस्टम में किसी एक्सटर्नल हीट सोर्स से, तो वो कितना अमाउंट होगा जो प्रोसेस कराएगा 1 to 2, तो वो हमें पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी प्रोसेस के लिए क्या होता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू DE प्लस डेल्टा W। तो इसमें डेल्टा Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, और DE क्या है, चेंज इन एनर्जी, और डेल्टा W है वर्क डन परफॉर्म। हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 to 2 इज इक्वल टू DE प्लस W
1 to 2। तो हमें यह पता करना है कि भाई कितना हमने हीट ट्रांसफर की है प्रोसेस 1 to 2 परफॉर्म करने में। तो ये जो एनर्जी होती है मेनली 3 टाइप की एनर्जी का सम होती है। तो चेंज एनर्जी क्या होती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, DKE हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। DPE मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, प्लस DU मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्योंकि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है, क्योंकि सिस्टम जहां पर है वहीं पे रहता है, तो हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। और ये पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? मतलब सिस्टम जहां रखा हुआ है वहीं रखा रहता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? 0 होती है। और ये जो इंटरनल एनर्जी होती है ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है, क्योंकि जब हम हीट देते हैं इन मॉलिक्यूल को तो इन मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो ये जो अल्टीमेटली चेंज इन एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल की टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही होती है। तो हम लोग क्या करते हैं? डी को DU डायरेक्ट इसमें लिख देते हैं। तो Q1 to 2 इज इक्वल टू DU प्लस W1 to 2। तो हमें पता है कि भाई यहां पर हम लोग आइडियल गैस की स्टडी कर रहे हैं, तो आइडियल गैस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है MCV T2 माइनस T1। और वर्क डन तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, W1 to 2 MR T2 माइनस T1। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में टेम्परेचर के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है या फिर कैसे लाया जाता है, तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा? जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसकी जगह लिखा MCV T2 माइनस T1, क्योंकि हमें पता है आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला यही होता है। और ये वर्क डन अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम देखें कि इसमें क्या कॉमन मिल सकता है। M कॉमन मिल जाएगा और T2 माइनस T1 कॉमन मिल जाएगा। तो M कॉमन ले लिया, T2 माइनस T1 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा? CV ब्रैकेट में CV प्लस R बचा Q1 to 2। हमें मेयर रिलेशन से पता है, मेयर रिलेशन, मेयर ए साइंटिस्ट है, मेयर्स रिलेशन, इन्होंने बताया कि CP माइनस CV जो होता है वो R के बराबर होता है। CP मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये गैस कांस्टेंट है। तो CP माइनस CV की जो वैल्यू होती है वो गैस कांस्टेंट के बराबर होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? CV प्लस R को यहाँ पर CP से रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? अब इसको उधर ले जाएं, CP इज इक्वल टू R प्लस CV। तो हम लोग इस वाली इक्वेशन में CV प्लस R की जगह पे CP लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख दें, तो हो जाएगा Q1 to 2 इज इक्वल टू M है पहले से, T2 माइनस T1 पहले से है, और CV प्लस R की जगह पे CP लिख दें। तो इसको और रीअरेंज कर दें, तो हो जाएगा MCP T2 माइनस T1 Q1 to 2। तो ये हीट ट्रांसफर का फार्मूला है कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, तो जब हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस परफॉर्म करेंगे उसके लिए जो हीट का फार्मूला होगा वो होगा MCP T2 माइनस T1। अगर हम इस फार्मूले की स्टडी करें तो हम पाएंगे कि ये जो MCP T2 माइनस T1 है ये होता है चेंज इन एंथैल्पी। अब ये चेंज इन एंथैल्पी हमने कैसे लिख दिया? हमें पता है कि भाई आइडियल गैस के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होता है वो होता है MCP T2 माइनस T1, क्योंकि यहाँ पर आइडियल गैस है। अगर आइडियल गैस ना भी होती तो यहाँ प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस परफॉर्म हो रही है। अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस परफॉर्म हो रही है तो कोई भी टाइप की गैस हो उसके लिए चेंज इन एंथैल्पी का फार्मूला MCP T2 माइनस T1 ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस परफॉर्म होती है तो हीट ट्रांसफर जो होता है वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी सिस्टम में आप जो स्टडी कर रहे हैं कि भाई कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है या कोई और सी प्रोसेस है, तो जब भी हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंच जाएगा। तो हम क्या करें? पहली स्टेट पे एंथैल्पी देख लें कितनी है और फाइनल स्टेट पे देख लें एंथैल्पी कितनी है। बस एंथैल्पी का चेंज पता कर लें तो जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो हमें पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में
जो हीट ट्रांसफर होती है वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होती है। तो यहां हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।